वात्स्यायन बृहद कामसूत्र द्वितीय अधिकरण दंत छेदन का शेषांश। पाटलिपुत्र अर्थात पटना की नारियों की प्रकृति भी महाराष्ट्र की नारियों की तरह होती है, परंतु वे मैथुन के सभी कर्म एकांत में करना पसंद करती है, खुलकर नहीं। द्रविण अर्थात कर्नाटक के दक्षिण में की स्त्रियों शीघ्र ही उत्तेजित हो जाती हैं और लिंग प्रवेश से पहले आलिंगन, चुंबन आदि से ही वे स्खलित हो जाती हैं। कोंकण के पूर्वी बनवास देश की नारियां मध्य वेग वाली होती हैं और मृदुलता पूर्वक किए गए आलिंगन, चुंबन आदि को सह लेती हैं। उनमें अपने अंग के दोषों को छिपाने और पुरुष के दोषों की हंसी उड़ाने की आदत होती है। वे गंवार, अश्लील और गंदे पुरुषों से घृणा करती हैं। गौड़ देश अर्थात उत्तरी बंगाल की स्त्रियां मध्यवेगी, कोमल अंगों वाली होती हैं। मृदुलता पूर्वक किए जाने वाले मैथुन को पसंद करती हैं, पति पर अनुराग रखती हैं और अश्लील पुरुषों से संपर्क रखना पसंद नहीं करती। विभिन्न देशों के यह जो रिवाज बताए गए हैं और आचार्यों का कहना है कि किसी देश में उसी के रिवाज को अपनाने से अधिक आनंद मिलता है, परंतु आचार्य स्वर्ण नाम का इस विषय में मतभेद है। वे कहते हैं कि देश की प्रचलित प्रथा से अधिक महत्व स्त्री की प्रकृति और स्वभाव को देना चाहिए। जैसे अधिकांश स्त्रियां मुख मैथुन और गुदा मैथुन से घृणा करती हैं, इसलिए भले ही किसी देश में इनका रिवाज हो, परंतु उस देश की स्त्री न चाहे तो उसके साथ यह कर्म नहीं करना चाहिए। यदि जबरदस्ती कर दिया जाए तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैथुन कर्म नीरस हो जाता है तथा वैमनस्य बढ़ता है। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि कालांतर में एक देश के रिवाज दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, इसलिए इन रिवाजों को जान लेना चाहिए। प्रेम कलह स्त्री और पुरुष में परस्पर प्रेम बढ़ाने में प्रेम कलह काफी सहायक होता है। यहाँ इसी प्रकार के कुछ प्रेम कलह का वर्णन किया गया है। यदि स्त्री के बार बार मना करने पर भी पुरुष न माने और नख क्षत तथा दंत छेदन कर्म करे, तो स्त्री को चाहिए कि वह भी तत्काल उससे दुगने वेग से पुरुष पर नाखून मारे और दांत से उसे काटे। पुरुष ने दांत से बिंदु बनाया हो तो वह बिंदु माला बना दे, और यदि बिंदु माला बनाई हो तो अभ्रखंडक बना दे। प्रेम युद्ध करने के लिए क्रोध का नाटक करे। एक हाथ से पुरुष के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी को उठाकर उसके निचले होंठ पर जोर से चुंबन करे। जब उसकी कामेच्छा अधिक तीव्र हो जाए तब उसका भरपूर आलिंगन करे और दांतों से स्थान स्थान पर काटे। पुरुष को नीचे लिटाकर छाती पर बैठ जाए और एक हाथ से उसका मुंह उठाए तथा दूसरे से आलिंगन कर उसकी गर्दन के आसपास दांतों से मणिमाला बनाए। ये सब एकांत और रात में करे। दिन में जब काफी लोग बैठे हों तब पुरुष नजर बचाकर उन चिन्हों को दिखाए। स्त्री उन्हें देखकर हंसे, मानो कह रही है कि अपने करने का फल भोगो, मुझे क्यों तंग किया था। साथ ही अपने शरीर पर बने निशान भी दिखाए, जैसे कह रही हो कि तुमने भी यही हरकतें की हैं। फिर मुंह गोल करके ऐसी मुद्रा बनाए मानो नायक को चूमना चाहती हो। इस प्रकार परस्पर प्रेम करते रहने और साथ ही लज्जा दिखाने से स्त्री पुरुष का प्रेम प्रगाढ़ होता है। 6. मैथुन के विभिन्न आसन। संभोग को अधिक आनंददायक बनाने के लिए आचार्यों ने लिंग की लंबाई और योनि के आकार को ध्यान में रखकर
अनेक आसनों का प्रयोग बताया है। ये आसन मैथुन कर्म में नवीनता लाने और मनोरंजन के लिए भी किए जाते हैं। इसी अधिकरण के पहले अध्याय में लिंग के आकार के आधार पर पुरुष के 3 प्रकार शश, वृष और अश्व तथा योनि के आकार के आधार पर स्त्री के 3 प्रकार मृगी, बड़वा और हस्तिनी का जिक्र किया जा चुका है। साथ ही समरथ, उच्च रथ और नीच रथ संभोग भी बताए जा चुके हैं। अब यहाँ आचार्य वात्स्यायन ने उन्हीं को ध्यान में रखकर मैथुन के कुछ निर्देश दिए हैं। यदि मृगी नायिका अपनी योनि की अपेक्षा दीर्घलिंग वाले वृष नायक या अश्वनायक से संभोग करे तो उसे चाहिए कि वह लेटकर अपनी जांघें खूब चौड़ी कर दे। इससे उसका योनि द्वार काफी खुल जाएगा, जिससे उसमें लिंग आसानी से चला जाएगा और मृगी नायिका को कष्ट नहीं होगा। यदि हस्तिनी नायिका अपनी योनि से छोटे लिंग वाले शश या वृष नायक से संभोग करे तो उसे चाहिए कि वह अपनी जांघों को खूब कसकर एक दूसरे से चिपका ले। इससे योनि द्वार तंग हो जाएगा और मैथुन में तब आनंद भी आएगा। यदि दोनों के अंग बराबर हों, योनि शश नायक और मृगी नायिका, वृष नायक और बड़वा नायिका तथा अश्व नायक और हस्तिनी नायिका संभोग करें तो जांघों को चौड़ा या तंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसे समरथ कहते हैं। इसी प्रकार बड़वा नायिका अश्वनायक से संभोग करे तो उसे जांघें चौड़ी करनी चाहिए और यदि शशनायक से संभोग करे तो जांघें सिकोड़ लेनी चाहिए। साधारण तौर पर नायिका पलंग पर सीधी लेटकर जांघें चौड़ी कर देती है और तब नायक उसके ऊपर चढ़कर उसकी जांघों के बीच योनि में लिंग डालकर मैथुन करता है। नीच रथ में योनि जब लिंग छोटा और योनि बड़ी हो तब स्त्रियां अपनी कामेच्छा पूरी करने के लिए कभी कभी बनावटी लिंगों का भी प्रयोग करती है। आचार्य वाभ्रव्य ने उच्च रथ में योनि फैलाने के 3 भेद और नीच रथ में योनि सिकोड़ने के 4 भेद बताए हैं। यथा उच्च रथ में मृगी नायिका योनि फैलाने के लिए 3 प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर सकती है। 1 उत्फुल्लक, 2 विजृंभितक और 3 इंद्राणिक। 1 उत्फुल्लक योनि को खिले हुए फूल के समान फैलाने को उत्फुल्लक कहते हैं। स्त्री अपने नितंबों के नीचे तकिया रखकर दोनों जांघें फैला दे। इससे योनि का मुंह खुल जाएगा। तब पुरुष उसकी कमर में हाथ डालकर ऊपर से योनि मुख पर लिंग लगाए और धीमे धीमे धक्का दे। इससे धीरे धीरे योनि में रस स्राव होने लगता है और जब योनि भीग जाती है तब लिंग आसानी से अंदर चला जाता है। लिंग को कभी भी झटके से अंदर घुसाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अन्यथा लिंग के ऊपर के खोल के फटने का भय बना रहता है। 2 विजृंभितक, स्त्री सीधे लेटकर घुटने ऊंचे मोड़ ले और छाती की ओर ले आए, तब जांघों को खोल दे। इससे योनि द्वार खुल जाता है और योनि छिद्र अंडे की तरह गोल हो जाता है। 3 इंद्राणिक, पुरुष ऊपर लेटकर स्त्री की जांघें चौड़ी कर दे
और घुटने पकड़कर उसके दोनों बगलों तक ले जाए। इससे योनि का फैलाव और अधिक हो जाता है। यदि स्त्री मृगी हो और पुरुष अश्व, तब भी इस आसन से स्त्री बिना कष्ट से मैथुन करा सकती है। इसे सबसे पहले इंद्राणी ने प्रयोग किया था, इसलिए इसे इंद्राणिक कहते हैं। उक्त चारों भेद उच्च रथ और उच्चतर रथ के लिए है, अर्थात जब पुरुष का लिंग बड़ा हो और स्त्री की योनि अपेक्षाकृत छोटी हो। इसी प्रकार यदि नीच रथ अथवा नीचतर रथ हो या पुरुष का लिंग छोटा हो और स्त्री की योनि बड़ी हो, तो उस अवस्था में अधिकाधिक आनंद प्राप्त करने के लिए भी मैथुन के 4 भेद हैं। 1 संपुटक, 2 पीड़ितक, 3 वेष्टितक और 4 बाड़वक। 1 संपुटक, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे की ओर मुंह करके लेटते हैं और स्त्री अपनी जांघों को कुछ चौड़ा करके लिंग को योनि में घुसने के लिए रास्ता दे दे, तब उसे संपुटक कहते हैं। यदि पुरुष स्त्री के ऊपर लेटा हो तो उसे उत्तारा संपुटक कहते हैं, और यदि दोनों अगल बगल लेटे हो तो उसे पार्श्व संपुटक कहते हैं। 2 पीड़ितक, संपुटक आसन में ही लिंग के योनि में प्रवेश के बाद यदि स्त्री अपनी जांघों को कसकर भींच ले तो उसे पीड़ितक कहते हैं। 3 वेष्टितक, संपुटक आसन में ही यदि स्त्री लिंग प्रवेश के बाद अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखकर योनि को और अधिक कस ले तो उसे वेष्टितक कहते हैं। इससे योनि बहुत तंग हो जाती है और लिंग इतना कस जाता है कि चौड़ी योनि और छोटे लिंग वाले को भी इस संभोग में समरथ जैसा आनंद आता है। 4 बाड़वक, संपुटक में ही यदि स्त्री अपनी योनि को घोड़े की तरह सिकोड़ ले तो उसे बाड़वक कहते हैं। इस क्रिया में स्त्री अपनी योनि में लिंग के प्रवेश के बाद योनि को इतना सिकोड़ लेती है कि लिंग बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। आंध्र प्रदेश की स्त्रियां इस आसन में बड़ी प्रवीण होती हैं। इन 7 आसनों के अलावा आचार्य स्वर्णनाभ ने 10 और आसन बताए हैं। 1 भुग्नक, 2 जृंभितक, 3 उत्पीड़ितक, 4 अर्धपीड़ितक, 5 वेणुदारिदक, 6 शूलचितक, 7 कार्कटक, 8 पीड़ितक, 9 पद्मासन और 10 परावृतक। 1 भुग्नक, यदि हस्तिनी नायिका अर्थात चौड़ी योनि वाली स्त्री पीठ के बल लेटकर अपनी दोनों जांघों को मिलाकर दोनों टांगे ऊपर उठा ले और नायक उसके नितंबों से सटकर योनि में लिंग डाले तो उसे भुग्नक कहते हैं। 2 जृंभितक, यदि पुरुष स्त्री की टांगों को सीधा उठाकर अपने कंधों पर रखकर मैथुन करे तो उसे जृंभितक आसन कहते हैं। 3 उत्पीड़ितक, यदि जृंभितक आसन में ही स्त्री की टांगे पुरुष के सीने से चिपकी हो और पुरुष अपने सीने से ही उन्हें दबाकर मैथुन करे तो उसे उत्पीड़ितक आसन कहते हैं। 4 अर्धपीड़ितक, यदि स्त्री की एक टांग सीधे पलंग पर ही रहे और दूसरी टांग पुरुष के सीने से सटी हो तो उस प्रकार के मैथुन को अर्धपीड़ितक कहते हैं।
5 वेणुदारी तक अर्ध पीड़ितक की तरह ही यदि स्त्री की एक टांग सीधे पलंग पर रहे और दूसरी पुरुष के सिर को छुए तो उस प्रकार के मैथुन को वेणु दारितिक आसन कहते हैं। इसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। 6 शूलाचितक अर्ध पीड़ितक की तरह ही यदि स्त्री की एक टांग सीधे पलंग पर रहे और दूसरी पुरुष के सिर को छुए तो उस प्रकार के मैथुन को शूलाचितक आसन कहते हैं। इसके लिए भी काफी अभ्यास की जरूरत है। 7 कार्कटक स्त्री अपने घुटने मोड़कर जांघों को समेट ले और नायक ऊपर से उसे बाहों में लेकर उसके पैरों को अपनी कमर पर रखे और तब मैथुन करे तो उसे कार्कटक आसन कहते हैं। 8 पीड़ितक यदि स्त्री पैरों को ऊपर उठा ले और अपनी योनि में लिंग के प्रवेश होने के बाद एक जांघ के ऊपर दूसरी जांघ रख दे तो उसे पीड़ितक आसन कहते हैं। 9 पद्मासन स्त्री सीधे पीठ के बल लेटकर अपनी टांगों से पालथी जैसी मार ले और मैथुन कराए तो उसे पद्मासन कहते हैं। 10 परावृत्तक इसमें स्त्री मुंह के बल लेटकर नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा लेती है तब पुरुष पीछे से उसकी योनि में लिंग प्रविष्ट कराता है। यह आसन कुछ कठिन है और अभ्यास से ही आता है। ये कुछ बहु प्रचलित आसन है। इनके अलावा कुछ चित्र विचित्र आसन भी हैं जो मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। आचार्य स्वर्णनाथ का कहना है कि मनोरंजन के लिए तालाब, बावड़ी या नदी में भी बैठकर, लेटकर या खड़े होकर मैथुन किया जा सकता है। बैठकर मैथुन करने के लिए पानी में इस तरह बैठना चाहिए जिससे सिर पानी से बाहर रहे। लेटकर करते समय भी किसी सीढ़ी का आधार लिया जाना चाहिए जिससे सिर पानी से बाहर रहे। खड़े होकर मैथुन करने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी एकांत में खड़े होकर मैथुन किया जा सकता है। परंतु आचार्य वात्स्यायन इस प्रकार जल में मैथुन करने का निषेध करते हैं क्योंकि धर्मशास्त्रों में इसकी निंदा की गई है। चित्र विचित्र आसन अभी जिन आसनों का वर्णन किया गया है वे परंपरागत हैं। उनमें स्त्री नीचे और पुरुष ऊपर होकर मैथुन करते हैं या दोनों अगल बगल लेटकर मैथुन करते हैं या स्त्री औंधे लेटती है और तब पुरुष पीछे से मैथुन करता है। इनके अलावा कुछ अनोखे मैथुन आसन भी हैं जो मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। इनके मुख्यतः 4 भेद हैं। 1 स्थिर रथ, 2 अवलंबितक रथ, 3 धैनुक आसन और 4 संघाटक रथ। 1 स्थिर रथ इसमें स्त्री या पुरुष में से एक किसी दीवार या खंबे के सहारे खड़ा हो जाता है और तब दूसरा उसे सामने से बाहों में भरकर मैथुन करता है। इसके 3 उपभेद हैं। 1 यदि पुरुष स्त्री की एक टांग उठाकर मैथुन करे तो व्यक्ति सम्मुख कहते हैं। 2 यदि स्त्री घुटने मोड़कर अपने दोनों पैर के तलवे पुरुष के हाथों के तलवों पर रख दे और तब मैथुन किया जाए तो उसे द्वितल कहते हैं। और 3 यदि पुरुष स्त्री की मुड़ी हुई जांघों के नीचे से हाथ डालकर स्त्री को अधर में थाम ले और तब मैथुन करे तो उसे जानु कुरपर कहते हैं। 2 अवलंबित रथ इसमें पुरुष दीवार या खंबे का सहारा लेकर
खड़ा हो जाता है, तब स्त्री अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर झूल जाती है। स्त्री पुरुष की अपनी हथेलियों से उनके नितंबों को सहारा देता है। स्त्री पुरुष की हथेलियों के सहारे टिककर अपने घुटने मोड़कर जांघों को पुरुष के दोनों बगलों की ओर चौड़ा कर देती है और उसके लिंग को अपनी योनि में लेकर शरीर को कमर के सहारे करती हुई आगे पीछे करती हुई मैथुन करती है। 3. धैनुक आसन। इसमें स्त्री चारों हाथ पैर के बल गाय की तरह खड़ी हो जाती है और पुरुष पीछे से सांड की तरह स्त्री की कमर में बाहें डालकर मैथुन करता है। इससे चुंबन आदि क्रियाएं स्तन के बजाय पीठ पर की जाती हैं। इसी प्रकार हिरण, बकरे, गधे, बिल्ली, सुअर, घोड़े आदि पशुओं की नकल की जा सकती है। 4. यदि पुरुष एक ही पलंग पर एक साथ दो स्त्रियों से बारी बारी से रमण करे तो उसे संघाटक रत कहते हैं। यदि वह कई स्त्रियों के साथ एक साथ करे तो उसे गोयुथिक रत कहते हैं। यदि पुरुष पारी में अनेक स्त्रियों के साथ इस प्रकार रमण करे जैसे हाथी हथनियों के साथ करता है तो उसे वारी क्रीड़ितक रत कहते हैं। पुरुष की तरह कुछ स्त्रियों को अनेक पुरुषों के साथ रमण करने में भी आनंद आता है। ग्राम नारी अर्थात पूर्वी आसाम, स्त्री राज्य, कामरूप देश अथवा आधुनिक आसाम और बलख देश की अमीर स्त्रियां अपने महल में अनेक पुरुष रखती हैं और उनसे अलग अलग अथवा एक साथ मैथुन कराती हैं। एक साथ मैथुन कराते समय कोई गोद में बिठाता है, कोई दंत छेदन कराता है, कोई नाखून मारता है और कोई चुंबन करता है। इस प्रकार वे सब बारी बारी से उस स्त्री के साथ विभिन्न कार्य करते हुए मैथुन करते हैं। इसी प्रकार वेश्याएं भी एक ही समय में अनेक अनेक पुरुषों से रमण करती हैं। राजाओं के अंतःपुर में कभी कभी एक ही पुरुष को अनेक स्त्रियों को एक साथ संतुष्ट करना पड़ता है। दक्षिण भारत में पुरुष अपनी स्त्री के साथ गुदा मैथुन भी करते हैं, परंतु यह बहुत ही निकृष्ट पद्धति है और स्त्रियां भी इससे घृणा करती हैं। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि जो पुरुष स्त्री की मनोकामना के अनुकूल अपने देश के रिवाज के अनुसार तथा सब प्रकार से प्रेम भावनाओं के अनुकूल चलेगा, उसको स्त्रियां प्रेम करेंगी और उसका बहुत आदर करेंगी। 7. प्रहणन और शीतकार। संभोग काल में स्त्री पुरुष आपस में जो छीना झपटी करते हैं उसे प्रहणन और जो ध्वनि निकालते हैं उसे शीतकार कहते हैं। प्रहणन अर्थात प्रहार इन स्थानों पर किया जाता है। दोनों कंधे, सिर, दोनों स्थानों के बीच का स्थान, पीठ, नितंब और दोनों बगल। प्रहार 4 प्रकार के होते हैं। 1. अपहस्तक, हाथ के पिछले भाग से प्रहार करना। 2. प्रसुप्तक, हथेली से प्रहार करना। 3. मुष्टि, मुक्का मारना। 4. समतल, हथेली और अंगुलियां फैलाकर प्रहार करना। शीतकार। प्रहार करने से स्त्री को स्वभावतः कष्ट होगा और उससे वह नखरे करके ध्वनि निकालेगी। इसे शीतकृत यानी शीतकार कहते हैं। इसके 8 भेद हैं। 1. हिंकार, नासिका से ध्वनि का उच्चारण करना। 2. स्तनिक, कंठ से बादलों की गंभीर गर्जना जैसे हम
निकालना। 3 कूजित मंद ध्वनि से कुह कुह करना। 4 रुदित मंद मंद रोने की जैसी ध्वनि करना। 5 सूतकृत मैथुन के परिश्रम के कारण लंबी सांस लेते तथा छोड़ते समय होने वाली ध्वनि। 6 दूतकृत जीभ और तालू के संयोग से चिट चिट करने की ध्वनि। 7 फूतकृत जीभ तालू के अग्रभाग से फू फू जैसी निकलने वाली ध्वनि। 8 अन्य ध्वनियां जो स्त्री कामोत्तक होकर करती है, जैसे हाय हाय, बस करो, छोड़ दो, मैं मर गई आदि। इसी तरह मैथुन काल में कभी कभी कबूतर, कोयल, तोते, भौरे, हंस आदि की ध्वनियां भी की जाती है। यदि नायक नायिका को अपनी गोद में बिठाकर उसकी पीठ पर मारे तो इससे नायिका को कष्ट होगा और वह स्तनित, कूजित, रुदित ध्वनियां करेगी और पुरुष से भी अधिक वेग से पुरुष पर प्रहार करेगी। जब नायक उसकी योनि में अपना लिंग डाल चुके तब वह अपनी हथेली के पिछले भाग से स्त्री की छाती के बीच में धीरे धीरे प्रहार करे और हिंकार आदि ध्वनियां करे। इससे स्त्री की काम लालसा बढ़ेगी और वह चाहे कितनी ही मंद वेग क्यों ना हो, उसमें मैथुन कराने की इच्छा प्रबल हो उठेगी। स्त्री के नितंब और स्तनों में काम केंद्र होते हैं और यदि इन पर सही ढंग से प्रहार किया जाए तो स्त्री में काम लालसा बढ़ती जाती है। अपहस्तक, प्रसृतक, मुष्टि और समतल प्रहार के 4 भेद बताए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण में प्रहार के 4 और प्रकार प्रचलित हैं। 1 कीला, मुट्ठी बांधकर तर्जनी उंगली के बीच से अंगूठा निकाल वक्ष स्थल पर प्रहार करना। 2 करतरी, एक उंगली को दूसरी के ऊपर रखकर उसे जोर से मस्तक पर सटाकर झटकना। 3 विधा, मुट्ठी बांधकर तर्जनी और मध्य उंगली के बीच से अंगूठा निकालकर गालों पर धीमे से मारना। 4 सांस देशिका, मुट्ठी बांधकर अंगूठे और तर्जनी उंगली से या तर्जनी और मध्य उंगली से स्तन पकड़कर खींचना। वात्स्यायन का कथन है कि जोर का प्रहार करना अमानुषिक है। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जैसे चोल देश के राजा ने चित्रसेना नामक वेश्या की छाती पर कामबंध होकर इतने वेग से कीला अर्थात प्रहार किया कि वह तुरंत मर गई। कुंतल देश के महाराजा शतकर्ण के पुत्र शातवाहन ने महारानी मलाईवती के सिर पर इतनी जोर से करतरी प्रहार किया कि उसका उसी समय देहांत हो गया। इसी प्रकार पांड्य देश के सेनापति नरदेव ने एक नटी को नृत्य करते देख उस पर मोहित होकर उसके गाल पर प्रहार करना चाहा, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी उंगली नटी की आंख में घुस गई और वह कानी हो गई। वात्स्यायन कहते हैं कि जो बातें संभोग के समय सूझती है वे स्वप्न में भी नहीं सूझती। जिस प्रकार घोड़ा पूरे वेग से भागता हुआ रास्ते में गड्ढे या खाई को नहीं देख पाता, उसी प्रकार स्त्री पुरुष कामांध होकर प्रहार के बुरे परिणामों को नहीं सोचते। अतः स्त्री की कोमलता, काम वेग और उसके तथा अपने शारीरिक बल को ध्यान में रखकर ज्ञानी पुरुष संभोग काल में यथा योग्य व्यवहार करे। 8 विपरीत रति तथा मैथुन की अन्य विधियां।
पुरुष जब काफी देर तक मैथुन करने से थक जाए परंतु उसका स्खलन न हुआ तो स्त्री उसे नीचे चित्त लिटाकर स्वयं ऊपर चढ़कर मैथुन करती है। इसी को पुरुषायित या विपरीत रति कहती है। इसमें पुरुष निश्चल होकर स्त्री की तरह नीचे लेटा रहता है और स्त्री पुरुष की तरह सक्रिय होकर मैथुन करती है। विपरीत रति को स्त्री या तो अपनी मर्जी से अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए करती है या दोनों ही कौतूहल के लिए इसे करते हैं। विपरीत रति दो तरह से की जाती है। एक, जब पुरुष ऊपर से मैथुन कर रहा हो तब वह स्त्री की योनि से लिंग निकाले बिना ही धीरे धीरे बगल से नीचे की ओर खिसके और स्त्री उसे बाहों में बांधकर ऊपर की तरफ चढ़े। इस तरह लिंग के बिना बाहर निकले ही पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर हो जाएगी।